नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, विटामिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, विटामिन होते क्या हैं? ये शब्द तो सबने सुना है, पर इसका मतलब क्या है ठीक से? बिल्कुल। देखिए, दस्तावेज के हिसाब से विटामिन असल में अनिवार्य कार्बनिक यौगिक हैं। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन होता है, और अनिवार्य इसलिए क्योंकि शरीर को इनकी जरूरत तो है, सामान्य कामकाज, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए। पर शरीर ज्यादातर विटामिन खुद बना नहीं सकता। अच्छा, मतलब ये जरूरी है पर हम खुद बना नहीं सकते। हाँ, ज्यादातर नहीं बना सकते, और ये हमें सीधे एनर्जी नहीं देते जैसे कार्बोहाइड्रेट या फैट देते हैं। तो फिर करते क्या हैं? इनका काम है शरीर में होने वाली जो सैकड़ों केमिकल प्रक्रियाएं हैं, उनको चलाने में मदद करना। आप कह सकती हैं कि एक कैटलिस्ट या हेल्पर की तरह काम करते हैं। समझ गया। तो ये एनर्जी नहीं बल्कि एनर्जी बनाने वाली मशीनरी के पुर्जे या तेल जैसे हैं। और क्योंकि शरीर बना नहीं सकता तो इन्हें खाने से लेना पड़ता है। दस्तावेज यही कहता है ना? एकदम सही। इसीलिए बैलेंस डाइट इतनी जरूरी हो जाती है। बाहर से इनकी सप्लाई चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं इनके प्रकारों पर। दस्तावेज में घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो मेन टाइप बताएं। ये जानना क्यों जरूरी है कि कौन सा किस में घुलता है? ये जानना बहुत प्रैक्टिकल है। इससे पता चलता है कि हमें कौन से विटामिन कितनी बार लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो दो मेन ग्रुप है। पहला है वसा में घुलनशील, यानी फैट सॉल्युबल। इसमें आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ADEK, ठीक है, फैट सॉल्युबल। जी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये फैट यानी वसा में घुलते हैं, और इसी वजह से शरीर इन्हें जमा कर सकता है, लिवर में, फैट टिश्यू में। अच्छा, स्टोर कर सकता है। हाँ, इसीलिए अगर आप इन्हें रोज ना भी लें तो शरीर कुछ समय तक इनसे काम चला लेता है। ओके, और दूसरा ग्रुप? दूसरा है जल में घुलनशील, यानी वाटर सॉल्युबल। इसमें आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स और सी। हाँ जी, ये पानी में घुलते हैं और शरीर इन्हें ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता। अगर आपने जरूरत से ज्यादा ले लिए तो आमतौर पर ये यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। ओह, तो मतलब इनको नियमित रूप से लेना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी इन्हें जमा करके नहीं रखती। हाँ, ये तो बड़ी काम की बात है। शायद इसीलिए हम ज्यादा सुनते हैं कि विटामिन सी रोज लो या बी विटामिन जरूरी है रोज के लिए, जबकि विटामिन डी या ए के सप्लीमेंट शायद रोज न लेने पड़े। ये क्लासिफिकेशन समझना डाइट के लिए वाकई मददगार है। चलिए, अब कुछ खास विटामिनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। दस्तावेज में इनके काम और स्रोत दोनों बताए गए हैं। पहले फैट सॉल्युबल से शुरू करते हैं। विटामिन ए सब जानते हैं, आंखों के लिए अच्छा है। दस्तावेज क्या कहता है इस बारे में? जी, विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं, आंखों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर कम रोशनी में देखने की क्षमता के लिए। पर दस्तावेज ये भी बताता है कि ये स्किन को हेल्दी रखने और हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत के लिए भी जरूरी है। अच्छा, इम्यून सिस्टम के लिए भी? हाँ जी, और इसके स्रोत भी दो तरह के होते हैं। एक तो सीधे विटामिन ए मिलता है जानवरों से, जैसे लिवर, फिश ऑयल, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स। और दूसरा पौधों से मिलता है, बीटा कैरोटीन, जैसे गाजर, शकरकंद, आम। ये पीले और नारंगी फल सब्जियों में होता है। हमारा शरीर इस बीटा कैरोटीन को जरूरत के हिसाब से विटामिन ए में बदल लेता है। दिलचस्प। यानी गाजर खाने से सीधे विटामिन ए नहीं बल्कि उसका प्रिकर्सर मिलता है। ठीक है, अब विटामिन डी, इसे तो सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या धूप काफी है? धूप बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि हमारी स्किन इसे सूरज की यूवी किरणों से बना सकती है। लेकिन इसका मुख्य काम, जैसा दस्तावेज बताता है, हड्डियों की सेहत से जुड़ा है। ये हमारी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस को सोखने में मदद करता है। मतलब सिर्फ कैल्शियम खाना काफी नहीं, उसे सोखने के लिए विटामिन डी भी चाहिए। फंक्शन में भी रोल निभाता है। धूप के अलावा फैटी फिश हैं, जैसे सालमन, मैकरल, अंडे की जर्दी है, और आजकल बहुत से फूड्स फोर्टिफाइड होते हैं, जैसे दूध, अनाज, संतरे का जूस, उनमें भी ये डाला जाता है। आजकल जिस तरह हम ज्यादातर इंडोर रहते हैं, शायद सिर्फ धूप काफी ना हो, तो खाने वाले स्रोत अहम हो जाते हैं। अगला है विटामिन ई। इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसका क्या मतलब है शरीर के लिए? विटामिन ई या टोकोफेरॉल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स नाम के हानिकारक मॉलिक्यूल से बचाना। मतलब ये सेल्स का बॉडीगार्ड है एक तरह से। दस्तावेज कहता है कि ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका की बाहरी परत की रक्षा करता है।
स्किन हेल्थ और इम्यून फंक्शन के लिए भी जरूरी है ये। कहाँ मिलता है ये? इसके अच्छे स्रोत हैं नट्स जैसे बादाम, सीड्स जैसे सूरजमुखी के बीज, वेजिटेबल ऑयल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और एवोकाडो। ठीक है, कोशिकाओं का बॉडीगार्ड और फैट सॉल्युबल का आखिरी वाला विटामिन के, इसका काम सिर्फ खून का थक्का जमाना या कुछ और भी? खून का थक्का जमाना यानी ब्लड क्लॉटिंग इसका सबसे फेमस काम है। चोट लगने पर खून बहने से रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन दस्तावेज ये भी बताता है कि विटामिन के हड्डियों के मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी है। मतलब हड्डियों के बनने और उनके रख रखाव में भी इसका रोल है। अच्छा, हड्डियों के लिए भी? ये तो कम पता था। जी, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे केल, पालक, ब्रोकली इसके बढ़िया स्रोत हैं। और जैसा हम शायद आगे बात करेंगे, इसका एक और रूप है K2, जिसके बारे में अब ज्यादा पता चल रहा है। हाँ, K2 पे आते हैं बाद में नई खोजों वाले हिस्से में। तो ये हो गए फैट सॉल्युबल ADE जो शरीर में जमा हो सकते हैं। अब आते हैं वाटर सॉल्युबल पर, जिन्हें रोज लेना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है बी कॉम्प्लेक्स का। बाप रे, इसमें तो कई है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। क्या हम इन्हें एक एक करके रटने की बजाय इनके कामों के हिसाब से समझ सकते हैं? दस्तावेज कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं शायद। हाँ बिल्कुल, वो बेहतर रहेगा। बी विटामिन अक्सर टीम की तरह काम करते हैं, खासकर एनर्जी बनाने में। इनको हम कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला ग्रुप कह सकते हैं एनर्जी रिलीजर्स। इसमें आते हैं B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन और B5 पेंटोथेनिक एसिड। B1, B2, B3, B5 एनर्जी वाले। जी, ये चारों मुख्य रूप से हमारे खाने, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन को शरीर के लिए एनर्जी में बदलने वाली प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। ये असल में कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म चलाने वाले एंजाइम्स के हेल्पर। अच्छा, मेटाबॉलिक इंजन की चाबियां समझ लें। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर दूसरा ग्रुप है बिल्डर्स और कम्युनिकेटर्स का। इसमें आते हैं B6 पायरिडॉक्सिन, B9 फोलेट या फोलिक एसिड और B12 कोबालामिन। B6, B9, B12। जी, B6 अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, रेड ब्लड सेल्स बनाने और न्यूरोट्रांसमिटर्स यानी दिमाग के केमिकल मैसेंजर बनाने में मदद करता है। B9 DNA बनाने और सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रेगनेंसी में इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और B12 नर्वस सिस्टम की सेहत और रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए अनिवार्य है। ये ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, तो जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें फोर्टिफाइड फूड्स या सप्लीमेंट्स पर ध्यान देना पड़ता है। B12 का वेजिटेरियंस के लिए ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, और कोई ग्रुप? एक और है, मेटाबॉलिक हेल्पर कह सकते हैं, B7 बायोटिन। ये भी फैट, कार्ब्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी है। वाह, इस तरह ग्रुप्स में समझना तो वाकई आसान है। एनर्जी वाले, बनाने वाले और हेल्पर, सिर्फ नंबर याद रखने से बेहतर। और इन सबके स्रोत भी काफ़ी अलग-अलग हैं। अनाज, मांस, मछली, डेयरी, अंडे, फलियां, नट्स, हरी सब्जियां। मतलब एक विविध डाइट की ज़रूरत साफ दिखती है। अब वाटर सॉल्युबल में एक और बड़ा नाम रह गया, विटामिन सी। इसको तो सब इम्यूनिटी से जोड़ते हैं। दस्तावेज क्या कहता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का इम्यूनिटी से कनेक्शन एकदम सही है। ये इम्यून सेल्स को बेहतर काम करने में मदद करता है। लेकिन दस्तावेज इसके एक और बहुत ज़रूरी काम पर जोर देता है, कोलेजन का उत्पादन। कोलेजन, ये क्या होता है? कोलेजन एक प्रोटीन है। ये हमारी स्किन, हड्डियां, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो शरीर के अंगों को जोड़ते और सहारा देते हैं, उनका मेन ढांचा बनाता है। आसान भाषा में कहें तो ये शरीर का गोंद है। विटामिन सी इसके बनने के लिए जरूरी है, इसीलिए ये घाव दामने में भी मदद करता है। अच्छा, शरीर का गोंद तो इम्यूनिटी के साथ साथ रिपेयर के लिए भी जरूरी है। जी हाँ, और ये खुद भी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। स्रोत तो आप जानते ही हैं, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, कीवी, शिमला मिर्च, ब्रोकली। ठीक है, तो हमने मेन विटामिन, उनके काम, स्रोत और फैट और वाटर सॉल्युबल का फर्क समझ लिया। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो रही है। दस्तावेज कुछ ऐसे कंपाउंड्स का जिक्र करता है जिनके बारे में हमारी समझ या तो हाल में बढ़ी है या जिन्हें पहले विटामिन मानते थे पर अब नहीं। मतलब विज्ञान कैसे आगे बढ़ रहा है इस फील्ड में। चलिए इस पर नजर डालते हैं। विटामिन K2 से शुरू करें, जिसका आपने जिक्र किया था। जी हाँ, पोषण विज्ञान स्टैटिक नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है। और विटामिन K2 मेनाक्विनॉन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पहले हम मुख्य रूप से विटामिन K1 फाइलोक्विनॉन को जानते थे, जो हरी सब्जियों में मिलता है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। लेकिन अब दस्तावेज बता रहा है कि K2,
जो फर्मेंटेड फूड्स और एनिमल प्रोडक्ट्स में ज्यादा मिलता है, उसका एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो ये कि ये कैल्शियम को सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। कैल्शियम को सही जगह मतलब ये कैल्शियम को हड्डियों और दांतों में जमा होने में मदद करता है और उसे धमनियों यानी आर्टरीज जैसी नरम जगहों पर जमा होने से रोकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक काम हुआ। कैल्शियम ट्रैफिक पुलिस की तरह। इसका मतलब ये हड्डियों के साथ साथ दिल की सेहत के लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आर्टरीज में कैल्शियम जमना तो खतरनाक है। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है जो अब ज्यादा समझ आ रही है। ये वाकई एक जरूरी नई जानकारी है। अब बात करते हैं विटामिन B4 और B8 की। इनकी क्या कहानी है? दस्तावेज क्या कहता है? इनकी कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाती है कि विटामिन की परिभाषा कैसे बदल सकती है समय के साथ। पहले बात करते हैं विटामिन B4 यानी एडेनिन की। स्रोत के मुताबिक इसे कभी विटामिन माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा शरीर इसे खुद बना सकता है। तो तकनीकी रूप से ये आवश्यक पोषक तत्व नहीं रहा जिसे खाने से लेना जरूरी हो। अच्छा, शरीर खुद बना लेता है। हाँ, हालांकि एडेनिन है बहुत महत्वपूर्ण। ये हमारे डीएनए और आरएनए का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो विटामिन नहीं, पर जीवन के लिए तो जरूरी है ही। समझ गया। और विटामिन B8 इनोसिटॉल? इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसे भी पहले बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा मानते थे, पर अब पता है कि शरीर इसे ग्लूकोज से बना सकता है। दस्तावेज बताता है कि इनोसिटॉल सेलुलर सिग्नलिंग मतलब कोशिकाओं के बीच संदेश भेजना, फैट मेटाबॉलिज्म और न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन में शामिल है। कुछ रिसर्च तो इसके मानसिक स्वास्थ्य, खासकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन में संभावित रोल की तरफ भी इशारा करती हैं। तो इन दोनों मामलों में शरीर की इन्हें बनाने की क्षमता ने इन्हें विटामिन की लिस्ट से बाहर कर दिया, पर इनके काम अभी भी जरूरी हैं। और आखिर में विटामिन P, ये नाम तो मैंने बहुत ही कम सुना है। हाँ, विटामिन P अब तकनीकी रूप से विटामिन नहीं है। ये बायोफ्लेवोनॉइड्स नाम के पौधों में मिलने वाले कंपाउंड्स का एक बड़े ग्रुप का पुराना नाम है। इसमें रूटीन, हेस्पेरिडिन, क्वेरसिटिन जैसे कई नाम आते हैं। दस्तावेज साफ करता है कि इन्हें अब विटामिन नहीं मानते, क्योंकि ये जीवन के लिए उस तरह आवश्यक नहीं है जैसे पारंपरिक विटामिन। लेकिन ये सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये छोटी ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज को मजबूत करते हैं और माना जाता है कि ये विटामिन C का असर भी बढ़ाते हैं। अक्सर ये उन्हीं फलों और सब्जियों में मिलते हैं जिनमें विटामिन C होता है। तो ये कहानी दिखाती है कि विटामिन कोई फिक्स चीज नहीं है। विज्ञान की समझ के साथ ये लिस्ट, ये परिभाषा बदलती रहती है। कुछ बाहर हो गए, कुछ के नए पहलू सामने आए जैसे K2, और कुछ विटामिन ना होते हुए भी जरूरी हैं जैसे P बायोफ्लेवोनॉइड्स। बिल्कुल, और यही तो आकर्षक बात है कि पोषण की हमारी समझ समय के साथ कितनी गहरी होती जा रही है। ये सारे उदाहरण K2, B4, B8 बायोफ्लेवोनॉइड्स दिखाते हैं कि हमारे खाने में सिर्फ वो 13 ज्ञात विटामिन ही नहीं है, बल्कि और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारी सेहत पर असर डालते हैं और जिनके बारे में हम अभी भी सीख रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकालें? हमने समझा कि विटामिन क्या हैं, अनिवार्य कार्बनिक यौगिक, उनके दो मुख्य प्रकार फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, जो उनकी ज़रूरत और स्टोरेज को तय करते हैं। उनके ढेरों काम, एनर्जी से लेके हड्डियों, इम्यूनिटी, रिपेयर तक, उनके स्रोत क्या हैं, और ये भी कि विज्ञान की समझ कैसे लगातार बदल रही है। जी,